हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोगों ने इलेक्ट्रीशियन, सीटीआई, एलपी जितने भी एग्जाम हुए सबके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आपके निमी में ये क्वेश्चन पाए जाएंगे, ठीक है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें ये सवाल ऐसे पक्का रहते हैं, ठीक है। तो सेशन को ध्यान से देखना है। हम लोगों ने 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे और सारे 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कराना कि मैच हुए हैं, क्वेश्चन फंसे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। उससे पहले बाबू अगर चैनल पहली बार आ रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आओगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन एन अल्टरनेटर द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल कैन बी ब्रॉट आउट इन द एक्सटर्नल सर्किट विद द हेल्प ऑफ। यानी एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में कैसे ली जा सकती है। तुमको पता है कि अगर ये डीसी जनरेटर होती तो इसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कम्यूटेटर यूज़ करते हैं ना, कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। और ये अगर यही एसी है तो एसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग को पता है इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फिर हम लोग स्लिप रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, सही है। जिसको याद रखना है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए स्लिप रिंग सही हो जाएगा, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या होता है, तो सर डैम्पर वाइंडिंग का काम होता है अल्टरनेटर में उत्पन्न हंटिंग को कम करना। जो वाइब्रेशन होता है लोड के चेंज होने के कारण या फिर करंट के चेंज होने के कारण जो वाइब्रेशन होता है उसको रोकने का काम करता है डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू इन स्टार कनेक्शन सर्किट। स्टार कनेक्शन सर्किट में इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखते हैं पूछा क्या है, दिया है। अच्छा स्टार की बात कर रहा है तो हमको पता है कि डेल्टा में क्या होता है। अगर वोल्टेज से सेंस लिया है तो वोल्टेज से लेते हैं तो डेल्टा में होता है मेरा VL बराबर VPH होता है, ठीक है। और ये करंट देखते हैं तो IL बराबर √3 IPH होता है, ठीक है, √3 IPH होता है। इतना हो गया। अच्छा अगर ये स्टार में होता है तो स्टार में फिर क्या लेते हैं, तो स्टार में लेते हैं, स्टार की बात कर रहे हैं जिसको वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि IL बराबर IPH होता है, IL बराबर IPH होता है, मगर VL इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √3 IPH हो जाता है। क्या होता है, √3 IPH हो जाता है, सही है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि मेरा ऑप्शन जो यहाँ पे है कि लाइन वोल्टेज जो होती है VL बराबर √3 VPH, यानी जो लाइन वोल्टेज होती है फेज वोल्टेज के √3 गुना होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, सही है। अगर ये डेल्टा में पूछा होता है तो हम बी मारते हैं, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, सही है। इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यार कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नंबर 43 पूछा ना जाता हो या फिर इस पर न्यूमेरिकल ना पूछा जाता हो। पूछा क्या है, सिंपली तुल्यकालिक मोटर में निम्नलिखित में से कौन से RPM मान विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब एक तरीके से कहें तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो, और नहीं पूछा जा रहा है तो फिर किस पे डाउट हो रहा है, एग्जामिनर पे डाउट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और या फिर इस पर न्यूमेरिकल। और फार्मूला क्या होता है, हमको पता होता है कि इसका फार्मूला होता है NS इज इक्वल टू 120 F/P। NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, NS सिंक्रोनस स्पीड है, F क्या है सप्लाई फ्रिक्वेंसी, और P क्या है अल्टरनेटर पोल की संख्या। तो इसका सही आंसर देखिए तो क्या हो जाएगा, तो सर इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा NS बराबर 120 F/P। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। NS इक्वल टू 120 F/P सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंक्रोनस मोटर में यानी एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता को क्या कहते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज और लोड है तो उस समय जो आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन के बीच में जो करंट शो होता है उसे हम क्या कहते हैं। सबको पता है सिंक्रोनस मोटर में एक ग्राफ बनती है जिसमें यहाँ पे क्या होती है, मेरी आर्मेचर धारा होती है और यहाँ पे मेरी फील्ड धारा होती है, एक्साइटेशन धारा होती है। इसके बीच में एक कर्व बनता है ऐसे, पता है। यहाँ पे जो सेंटर से जाती है लाइन उसको यूनिटी पावर फैक्टर पे कहते हैं। अगर मोटर की बात कर रहा है तो अगर इधर बढ़ते हैं, एक्साइटेशन बढ़ाते रहते हैं तो ये मेरी किधर चली जाती है, लीडिंग की तरफ जाती है। किसकी तरफ, लीडिंग की तरफ जाती है। और अगर इधर बढ़ती है तो किधर भागती है, मेरी लैगिंग भागती है। और जो सेंटर पे होती है वो क्या होती है, यूनिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, यूनिटी होती है। तो इस चीज़ को याद रखना। पहला तो ये पूछेगा कि वी कर्व किसके बीच खींचा जाता है, तो हमेशा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींची जाती है। और इसमें किधर लीडिंग होता है तो एक्साइटेशन बढ़ाने से लीडिंग होता है, एक्साइटेशन यानी फील्ड करंट घटाने से लैगिंग होता है। और जो सेंटर पे होता है आर्मेचर करंट होता है। और याद रखना यूनिटी पावर फैक्टर पे ही सिंक्रोनस मोटर जो है सबसे कम आर्मेचर करंट खींचती है। ठीक है, यानी सबसे बढ़िया उसी पे होती है कि आर्मेचर करंट कम खींच रहा है और कांस्टेंट स्पीड पे भी चल रहा है। और वो पॉइंट क्या कहलाती है मेरी, वो पॉइंट हमारी होती है ये यूनिटी, ये वाली कहानी यहाँ पे जो मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वी कर्व हो जाएगा। ठीक है, और वही आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर के बीच में कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फिर हम लोग उसको बोलने लगते हैं इन्वर्टेड वी कर्व। सही है, याद रखना। किसके बीच खींचा जाएगा, तो सही खींचा जाता है आर्मेचर धारा वर्सेस किसके बीच, पावर फैक्टर के बीच। सही है, इस चीज़ को याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। सबको पता है कि टीन और लेड इनका प्रयोग तो करते हैं फ्यूज बनाने में। क्या बनाने में, फ्यूज बनाने में। तो ये तो कभी नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है तभी। मरकरी क्या है, मरकरी भी मेरी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, हमेशा लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। और इसका भी प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कंडक्टर के रूप में करते हैं। बहुत से ऐसे फ्यूज होते हैं जिसमें मरकरी का प्रयोग करते हैं कंडक्टर के रूप में। तो बच्चा क्या मेरा, माइका। माइका मेरी क्या होती है, इस तरह की इंसुलेटिंग मटेरियल होती है। सही है, माइका मेरी इंसुलेटिंग मटेरियल होती है। सही है, चलो याद रखना माइका कहाँ भरी जाती है, हमेशा कम्यूटेटर के बीच में जो माइका भरी जाती है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाइंडिंग इज मेड फ्रॉम द थिन वायर इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। यानी देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि जो तुम्हारी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में जो सिंगल फेज वाइंडिंग होती है उसमें पतला तार कौन सा होता है। अच्छा याद रखना, अभी तुमको बता रहे तब समझोगे। इसको बस इतना चीज़ ध्यान से देखना। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं। सही है, और ये तुम्हारी रनिंग वाइंडिंग थी। सही है, ये तुम्हारी रनिंग वाइंडिंग है और ये तुम्हारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। इतना सही है। चलो आगे देखो, ये हो गया। अच्छा रनिंग वाइंडिंग जो होती है मेरी क्या होती है, कंटिन्यूअस जुड़ी रहती है। क्या होती है, कंटिन्यूअस, लगातार कंटिन्यूअस जुड़ी होती है। यानी तुम क्या चाहोगे कि ये अधिक रेसिस्टेंस का हो कि कम रेसिस्टेंस का। तुम चाहोगे कि सर ये कम रेसिस्टेंस का हो क्योंकि सर इसको लगातार यानी कंटिन्यूअस जब तक फैन चलेगा या फिर मोटर चलेगा इसको चलना है। तो आप नहीं चाहेंगे कि इसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होनी तो हीट उत्पन्न हो जाएगा। तो आप चाहेंगे कि इसका रेसिस्टेंस क्या हो, कम हो। और रेसिस्टेंस जब कम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मोटा रखना पड़ेगा कि पतला। तो आप बोलोगे सर इसके रेसिस्टेंस का मान को कम रखना है तो इसको हम क्या करेंगे, मोटा रखना पड़ेगा। तो यानी थिन वाली वायर तो ये तो नहीं होगी, यानी रनिंग वाइंडिंग जो मेरी होगी ये थिन वायर तो कभी नहीं होगी, ये थिन वायर कभी नहीं होगी। ठीक है, कभी नहीं होगी। बचा क्या, सॉरी हमें रनिंग वाइंडिंग बोलना चाहिए था ना, रनिंग वाइंडिंग तो कभी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रनिंग वाइंडिंग मेरी क्या हो जाएगी। इसको कभी हम नहीं चाहेंगे कि ये पतले तार को, हम चाहेंगे कि इसको पतले तार को हो। तो सर इसको हम चाहेंगे इस वाले को,
स्टार्टिंग वाइंडिंग को। क्यों? क्योंकि हमको पता है सर कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को तो कुछ देर के लिए रहना पड़ता है और इसको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो इसके लिए हम क्या चाहेंगे, ये कुछ देर के लिए रहता है, तो इसका अगर रेसिस्टेंस का मान थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेसिस्टेंस का मान ज़्यादा हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम हमेशा किसको लगाते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमेशा लगाते हैं पतले तारों का। ठीक है, तो पतले तार के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। सही है, चलो अगला वही क्वेश्चन है, एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई वाली वाइंडिंग किसकी होती है? तो कम मोटाई वाली फिर वही कहानी कि रेसिस्टेंस कम करना है तो रनिंग वाइंडिंग की रेसिस्टेंस कम करनी है तो हमको मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, और स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेसिस्टेंस बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको थोड़ा पतला लगाना पड़ेगा। तो हम बोल देंगे कि सर फिर वही कहानी, ऑप्शन नंबर है स्टार्टिंग वाइंडिंग। सही है, सेम क्वेश्चन है मगर लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया। वहाँ स्प्लिट फेज पूछा, वही मतलब है, वहाँ पे थिक वायर न बोल के डायरेक्ट थिन वायर बोल दिया था। सही है, चलो अगला क्वेश्चन है, हम किसी टर्मिनल को कैसे पहचानते हैं? देखो एक वायर फेरुल होता है, ठीक है, जैसे कि ये वायर है ना, जैसे ये वायर गया है तो इस पर ऐसे लगा होता है, जैसे वायर गया है तो इस पर ऐसे ऐसे से ये लगा रहेगा, यहाँ पे एंड पे ये है, तो प्लास्टिक का ऐसे लगा होता है। इसकी कलर चेंज होती है, हो सकता है ये रेड हो तो ये ब्लैक हो या ब्लू हो या येलो हो, इस तरीके से होता है। तो हम वायर फेरुल का प्रयोग करके हम चाहे तो आसानी से उसके टर्मिनल को पहचान सकते हैं। ठीक है, वायर के एंड को आसानी से पहचान सकते हैं किसके द्वारा, वायर फेरुल द्वारा। ठीक है, तो याद रखना इस पर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, वायर फेरुल। सही है, और ये कलरफुल होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लीव इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का क्या काम है? भूमि के लिए आसान मार्ग प्रवाह कराना, धारा को मेजर करना वायर के द्वारा, द लेवल ऑफ वायर एंड विथ नंबर और लेटर, यानी आंखों और अक्षरों के साथ तारों के अंत लेबल करने के लिए, या फिर घर्षण, गर्मी या शारीरिक क्षति के तारों को सुरक्षित के लिए। तो इसीलिए हम स्लीव का प्रयोग करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी, उसमें क्या होता है ना, तार में क्या करते हैं, स्लीव पहना देते हैं, जिससे कभी कभार क्या हो जाए, अगर तार खींचे ऊंचे या फिर गर्मी उर्मी भी पड़े तो एक तरीके से उस पर कोटिंग हो गई है ना एक्स्ट्रा, तो उससे क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है किसकी, केबल की, वायर की, इन सब की प्रोटेक्शन होती है। तो इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ द वायर फ्रॉम एब्रेशन, यानी घर्षण, गर्मी और शारीरिक क्षति से तारों को सुरक्षित के लिए हम क्या करते हैं, स्लीव पहनाते हैं। सही है, चलो अगला, ये जो ग्रोमेट है जनरली किसकी बनी होती है? ठीक है, ग्रोमेट, देखो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कमेंट में ज़रूर बताना 50वां नंबर क्वेश्चन कि ग्रोमेट क्या होता है। सही है, ठीक है, तो जरूर बताना ग्रोमेट का क्या काम होता है, सॉरी ग्रोमेट का काम क्या होता है और किस मटेरियल का ये बना होता है। सही है, इसको भूलना मत, ग्रोमेट का क्या काम होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि हाउ मेनी डायोड्स आर देयर इन अ फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तुमको पता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का पूछा है कि फुल वेव रेक्टिफायर कितना होगा। सही है, तुमको पता है सेंटर टेप का पहले तो डायग्राम पूछता है कभी कभी। सेंटर टेप का डायग्राम ये है, तो इसमें क्या होती है, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एक डायोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक डायोड लगाते हैं। अब देखो जब डायोड लगाते हैं कितने डायोड लगते हैं, 2 डायोड लगते हैं। ठीक है, कितने डायोड, 2 डायोड, इसको याद रखना। सही है, 2 डायोड लगते हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, जितनी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की होती है सेम टू सेम इसकी होती है, उतनी होती है। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है, तो सर इसकी भी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई फ्रिक्वेंसी की 2f होती है। कौन सी फ्रिक्वेंसी, हमारी रेक्टिफाइड फ्रिक्वेंसी। सही है, याद रखना है इसको, ये सब चीज़ें जरूर पूछी जाती है। और जो वोल्टेज होता है एकमात्र ऐसा होता है जो इसमें वोल्टेज वी एम बराबर
2V होता है, सही। और एकमात्र रहता ये है। तो 2V वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो जस्ट डबल होती है सप्लाई वोल्टेज की, सही है। चलो इसको याद रखना। तो इसमें कितने डायोड हुए, तो सर इसमें मेरे डायोड हुए 2। ऑप्शन नंबर ए, देखो 2 डायोड लिखा है ना, 2 डायोड है यहाँ पे, सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएस में का एक प्रमुख भाग कौन सा है, स्टैटिक बाईपास स्विच, बुकल रिले, डायनेमो या एसएमपीएस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपीएस में होता है वो होता है एसएमपीएस, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड एसएमपीएस का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो क्या याद रखना, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है यूपीएस में। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछेगा, एक तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन रहता है, तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई होता है, इसको याद रखना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अधिकतर ये तुम्हारे जो पीसी उसी होते हैं उसमें ये यूपीएस लगा होता है कि लाइट चली भी जाए तो 10-15 मिनट तक ये संभाल लेता है, तो तुम्हारा जो पेंडिंग वर्क हो उसको कम से कम सेव ऑफ कर सको आसानी से, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, बुको रिले तो तुम्हारा उसमें यूज होता है, किसमें, ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन, इन निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत परिपथ को बंद या चालू करने के लिए किया जाता है, कॉन्टैक्टर, इंडिकेटर, फ्यूज या वोल्टमीटर। फ्यूज का यूज़ तो एक बार जब बंद हो गया तो चालू करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। इसको तुमको मैनुअली जाके करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें। इंडिकेटर तो बस ये दिखाता है कि किसी सर्किट पे करंट है नहीं है, सप्लाई है या नहीं है। वोल्टमीटर तो वोल्टेज मापने का काम करेगा, तो यानी ये तीनों तो नहीं है, ये तीनों नहीं है। कॉन्टैक्टर का ये काम होता है, ठीक है। कॉन्टैक्टर का यही काम होता है कि वो देखेगा कि कॉन्टैक्ट को तोड़ना है या जोड़ना है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो होता है ऑन और ऑफ दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑन या ऑफ दोनों कर सकता है सर्किट को। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कैसे ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कैसे ऑपरेट होता है, लो पावर, हाई पावर, वेरी हाई पावर या विदाउट एनी पावर। इलेक्ट्रो यानी सप्लाई दे रही हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, फिर उसको सेंस करता है, तब ये बोलता है सर्किट ब्रेकर के देखो यहाँ पे फॉल्ट है नहीं है, इसको क्या करना है, ट्रिप करना है कि नहीं करना है, बाद में देता है। तो रिले है क्या एक्चुअली, रिले हमारी सेंसिंग डिवाइस है, ठीक है, सेंसिंग डिवाइस है। रिले कभी भी किसी सर्किट को ब्रेक नहीं करता है, ये केवल मैसेज बाईपास करता है सर्किट ब्रेकर को कि तुमको टूटना है कि जुड़ना है, सही है। तो इसको याद रखना। तो ये हमेशा क्या होता है, बेसिकली जो लेता है वो ये लो पावर लेता है, ठीक है, सॉरी लो पावर बोल रहे, हाई पावर लेता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, हाई पावर लेता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। चलो आगे देखते हैं। Which of the following is used to mount MCB on the control panel without the screw। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, MCB को फिट करने के लिए क्या होती है, तो सर MCB को फिट करने के लिए PVC चैनल, आइसोलेटर, रेसवे या फिर डिन रेल होती है। तो देखो डिन रेल होती है एक तरीके से, ऐसे करके लगा होता है, तुमको कहाँ पे मिलेगा, तुमको मिलता है तुम्हारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें, सही है। ये कुछ इस शेप में होता है। फिर यहाँ पे तुम्हारे कंटिन्यूस क्या होते हैं, यहाँ पे फ्यूज एक दूसरे से टच होके फ्यूज लगे होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्यूज लगे होंगे, सही है। तब फ्यूज लगे होते हैं, तब एक ही साथ जुड़े होते हैं। तो बस करते क्या है, इधर से फ्यूज ले जाके इसको इधर फंसा दिए, फिर इसको सरका के थोड़ा सा ऐसे फंसा दिए, फिर इसी में ऐसे ऐसे फंसाते रहते हैं, तो वो डीन रेल होती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील भी कभी कभी यूज़ करते हैं, और अधिकतर तुम देखोगे तो उसमें क्या होती है, ग्रे कलर की जो क्या बोलते हैं कास्ट है, उस पर जो होती है गैल्वेनाइजेशन करके अधिकतर वो यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉशिंग मशीन टेक्नोलॉजी हैज़ द एबिलिटी टू मेक डिसीजन।
इनमें से किस वॉशिंग मशीन के पास टेक्नोलॉजी है अपने आप को, यानी इनमें से कौन से वॉशिंग मशीन तकनीकी में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं? न्यूरोफ्यूजियोलॉजिक टेक्निक, एयर पावर वॉश टेक्निक, द वाटरफॉल टेक्निक या एगिएटर वॉश टेक्निक। तो इसमें जो न्यूरोफ्यूजियोलॉजिक टेक्निक है, इसमें वो अपने लॉजिक पे काम करता है कि अच्छा हो गया है, नहीं हुआ है, अभी कितना मानना है, कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ काम करना है कि साफ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ये वाली न्यूरोफ्यूजियोलॉजिक टेक्निक करता है। सही है। तो क्या है, एक तरीके से जैसे वो AI नहीं होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस टाइप की वॉशिंग मशीन है। चलो अगला देखते हैं। द फ्लैट बॉटम सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ये तुम देखे होगे, देखते हैं ऐसे नीचे से आयरन रहता है ना, ऐसे बना हुआ, ऐसे बना होता है, उस पर ये हैंडल ऐसे लगा होता है ऊपर से। तो ये जो नीचे वाली हैंडल जो हमारे कपड़े के कांटेक्ट में आता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा सोल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल प्लेट बोलते हैं। सही है। वो जो हीट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोल प्लेट। जैसे जूते का नीचे वाली तली नहीं होती है, उसी तरह इसका आयरन का भी होता है। उसमें करंट नहीं फ्लो होती, मगर वो गर्म होता है। ठीक है, याद रखना। उसमें हम लोग क्या होते हैं, नाइक्रोम यूज़ करते हैं, माइका के प्लेट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब सभी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सोल प्लेट सही आंसर हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए किस प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग वाटर हीटर टू कंट्रोल करंट टू द हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो थर्मोस्टेट। थर्मल से ही थर्मो बना है ना, और थर्मो से ही स्टेट बना। ठीक है, तो जो कंट्रोलिंग होती है वो थर्मोस्टेट से दी जाती है। सही है। ये जो थर्मोस्टेट रिले होता है, ये सेंस करता है कि पानी गर्म हो गई है, नहीं गर्म हो गई, तो करंट देना चाहिए गर्म करने के लिए कि नहीं देना चाहिए। अगर उसको लगेगा कि पानी इतने पे सेट किया गया है 28, अच्छा ये जो गीज़र उधर होती है वो 32 डिग्री से 88 डिग्री सेल्सियस तक ही इसकी रेंज होती है। ठीक है, उसको लगेगा कि 88 से ज़्यादा हो गई तो करंट अपने आप ब्लॉक कर देगा, या फिर 32 से ठंडी हो गई है तो अपने आप क्या कर देगा, ऑन करके गीज़र को पानी गर्म कर देगा। ठीक, इसका काम होता है थर्मोस्टेट का होता है। ठीक है, इसको याद रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और बाबू सेशन पसंद आए तो बाबू सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन जितने भी हैं तुम्हारे ALP टेक्नीशियन CITS के जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, या फिर जो एंट्रेंस होते हैं, और जितने भी तुम्हारे टेक्निकल एग्जाम में हैं उन सब में इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? अ डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर क्या होता है? एक डबल स्क्वायर केज प्रेरण मोटर के पास क्या होता है? तो हम लोग पता है कि उसके रोटर पे क्या होती है, 2 पैरेलल वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग क्या तरीके से कहें तो छड़ें होती हैं। ठीक है, जैसे एक ये बड़ा वाला ये ऐसे हो जाता है, तो एक इसके अंदर छोटा सा होता है छड़। सही है। अब देखो कहानी क्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ऊपर वाले का जो डबल लेयर होता है, तो ऊपर वाले का जो होता है प्रतिरोध उच्च होता है। सही है, L का मान कम होता है। अंदर वाले का L का मान ज़्यादा होता है एंड R का मान कम होता है। सही है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम, जो स्क्वायर केज स्टार्ट करते हैं तो ये किससे स्टार्ट होता है? अपर वाले से स्टार्ट होता है, अपर केज से। फिर जब वो पूरी स्पीड पकड़ लेता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि शुरुआत में वो क्या हो, हाई करंट ले, और थोड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने से टॉर्क में भी इफेक्ट आता है। तो जब बिगिनिंग होती है तो हम लोग ऊपर वाले केज से स्टार्ट करते हैं, जब पूरी तरीके से 75% हो जाती है तो फिर इनर केज पे उसको दे देते हैं। सही है, याद रखना। जो कि हमारी केजें हैं वो शॉर्ट सर्किट की जाती हैं उसी मटेरियल से जिससे वो बार बनी हुई है। अगर कॉपर की छड़ होगी तो कॉपर का ही इंडरिंग होगा। सही है, याद रखना। ये जो स्क्वायर केज है इसकी खासियत क्या है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्या है? एफिशिएंसी ज़्यादा है। किसकी? स्क्वायर केज की। स्क्वायर केज की एफिशिएंसी तो ज़्यादा है, मगर एक लॉस है कि इसकी जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू कम है। ठीक है, टॉर्क कम है, और इसकी जो लॉस है वो भी क्या है, लॉस भी कम है। सही है।
और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी कम है मगर टॉर्क ज़्यादा है। ठीक है, स्क्वेयर केज में कितने स्लिप रिंग का यूज़ होता है, तो एक भी स्लिप रिंग का यूज़ नहीं होता है। तो ये सब जानकारी थी किससे, स्क्वेयर केज से रिलेटेड। सही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रोटर में मेरी क्या होती है, रोटर में 2 पैरेलल वाइंडिंग या फिर छड़ी लगाई जाती हैं। सही है, तो आई होप बाबू सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।